वेलकम टू हिस्ट्री टेलिंग। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाएंगे जहां जिद्दत, कमाल और एक खौफनाक नाकामी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है जर्मनी की मशहूर ज़माना हाई स्पीड ट्रेन की और 3 जून 1998 के उस साने की जिसने, आप सोचिए, दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली रेल टेक्नोलॉजी पर से लोगों का भरोसा ही उठा दिया था। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि एशेडे में आखिर हुआ क्या था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट सफ़र अचानक रुक गया। फिर उस कमाल के पीछे छुपी एक बहुत बड़ी खामी को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे एक ऐसे हल और वार्निंग की जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर देखेंगे एशेडे की वो तबाही। आखिर में मलबे की तहकीकात और उस पूरे सानहे से सीखे गए असबाक पर भी नजर डालेंगे। चलें जरा तसव्वुर करें। तारीख है 3 जून 1998, एक बिल्कुल रोशन सुबह। जॉर्ज डिटमन का खानदान है जो म्यूनिख से हैम्बर्ग जाने वाली एक जदीद तरीन आईसीई ट्रेन में बड़े आराम से सफर कर रहा है। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं, ये जर्मन इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, रफ्तार और बेमिसाल आराम का एक बेहतरीन इम्तिजाज। लेकिन फिर सिर्फ 12 मिनट बाद ही ये सारा पुरसकून मंजर एक चीखो पुकार में बदल जाता है। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज आती है और स्टील का एक बड़ा तेजधार टुकड़ा उनके पैरों के नीचे से फर्श को चीरता हुआ सीधा उनकी सीटों के बीच से बाहर निकल आता है। यह सिर्फ एक डरावना लम्हा नहीं था, नहीं, ये जर्मनी की तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन ट्रेन हादसे का आगाज था। अच्छा, इस हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। बात है 1980 की दहाई की, जब जापान, फ्रांस और इटली अपनी तेज रफ्तार ट्रेनों से दुनिया को हैरान कर रहे थे, तो भला जर्मनी कैसे पीछे रह सकता था। तो उन्होंने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे नाम दिया गया इंटरसिटी एक्सप्रेस यानी आईसी। और ये ट्रेनें वाकई इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा थी। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना कि कमाल के पीछे ही कोई ना कोई कमजोरी भी छुपी होती है। तो आईस ट्रेनों की कमजोरी कहाँ थी? उनके पहियों में। देखिए, शुरू में तो इनमें मोनोब्लॉक पहिए लगाए गए थे, मतलब पूरा का पूरा पहिया स्टील के एक ठोस टुकड़े से बना हुआ। ये बहुत मजबूत और काबिल भरोसा थे। लेकिन मसला ये था कि तेज रफ्तारी पर जब ये पहिए थोड़े बहुत घिस जाते तो एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती थी। तो मुसाफिरों के आराम का ख्याल रखते हुए इंजीनियर्स एक नया हल लेकर आए, रेजिलिएंट व्हील। अब ये क्या चीज थी? इसमें एक अंदरूनी पहिया था, एक बैरूनी टायर, और इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन को जज्ब करने के लिए रबड़ की एक मोटी सी तह थी। और सच पूछें तो ये हल काम कर गया। सफर बहुत ही हमवार और पुरसुकून हो गया। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है मेटल फैटीग यानी धात की थकावट। ये क्या होता है? सोचें, जब किसी धात पर बार बार जोर पड़ता है और फिर हटता है तो वो अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाती है। और ये कमजोरी बढ़ती जाती है यहाँ तक कि एक दिन वो धात बगैर किसी वार्निंग के अचानक टूट जाती है। अब जरा आइस ट्रेन का सोचें। उसका पहिया दिन में तकरीबन 5 लाख बार घूमता था और हर चक्कर में उसका स्टील टायर थोड़ा सा दबता और फिर वापस अपनी जगह पर आता। इसी अमल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खतरनाक क्रैक्स बन रहे थे। तो इंजीनियर्स ने वाइब्रेशन का मसला तो हल कर दिया इस रेजिलिएंट व्हील के साथ, और बज़ाहिर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था। मुसाफिरों के लिए ज़्यादा आराम, और दूसरा फ़ायदा ये कि जब बैरूनी टायर घिस जाए तो सिर्फ टायर बदलो, पूरा पहिया बदलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन यही ज़बरदस्त आइडिया, यही होशियार हल आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती साबित होने वाला था। और इसमें सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी गलती क्या थी? वो ये कि ये डिज़ाइन लिया गया था शहर में चलने वाली ट्रामों से। वो ट्रामें जो सिर्फ 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, और आईसी ट्रेन वो दौड़ती थी 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी इस डिजाइन को इतनी तेज रफ्तारी के लिए ठीक से टेस्ट करने की जहमत ही नहीं की, और इंतजामिया ने भी इसे बगैर किसी गहरी तकनीकी जांच पड़ताल के मंजूर कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि खतरे की घंटियां बज चुकी थीं। 1992 में जर्मनी के एक बहुत मशहूर तहकीकी इदारे फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने साफ साफ खबरदार किया था कि ये पहिए तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिर 1997 में हैनोवर की ट्रैम कंपनी को खुद अपने पहियों में यही फिटी क्रैक्स मिले। उन्होंने फौरन कौमी रेलवे यानी डॉयचे बान को बताया, लेकिन दोनों वार्निंग्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। चलें अब वापस चलते हैं उसी ट्रेन में।
3 जून 1998 जॉर्ज डिटमन अपनी फैमिली को महफूज करने के बाद फौरन कंडक्टर को ढूंढने निकलता है। वो उसे तीसरे कोच में मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। लेकिन यहाँ एक और मसला था। कंपनी की पॉलिसी थी कि कंडक्टर खुद मसला देखे बगैर ट्रेन नहीं रोक सकता था, और जब वो दोनों पहले कोच की तरफ भाग रहे थे तो ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक ऐसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां बहुत सारी पटरियां आपस में मिल रही थीं और अलग हो रही थीं। और फिर वो तबाही शुरू हुई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। देखें हुआ क्या। मेटल फैटीग की वजह से पहिए का स्टील टायर तो टूट ही चुका था। उसका एक बड़ा टुकड़ा ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था और पटरी से टकरा रहा था। जैसे ही ट्रेन एक स्विच पॉइंट यानी जहां पटरी बदलती है वहां से गुजरी, वो टुकड़ा पटरी बदलने वाले लिवर में फंस गया और बस इसे एक लम्हे ने ट्रेन को 2 हिस्सों में चीर दिया। पहले 2 कोचेस तो सीधे निकल गए, लेकिन तीसरा कोच दूसरी पटरी पर चला गया। इसकी वजह से ट्रेन की बॉडी पूरी तरह मुड़ गई और तीसरा कोच सीधा जाकर एक कंक्रीट के पुल से टकरा गया। पुल फौरन टूटकर गिर गया और पीछे से आने वाले सारे कोचेस 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सीधे इस मलबे में घुसते चले गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एकॉर्डियन की तरह सिकुड़ कर रह गए। सिर्फ पहली 2 कोचेस और सामने का इंजन ही बच सका। वो 3 किलोमीटर आगे जाकर रुके। ड्राइवर को तो सिर्फ एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके पीछे क्या क़यामत गुजर चुकी है। इस हादसे में 101 जानें चली गईं। जब अशेडे के छोटे से कस्बे के लोग धमाके की आवाज सुनकर भागते हुए जाए हादसा पर पहुंचे तो उनके सामने जो मंजर था उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। टूटी हुई बोगियां, हर तरफ लोहे का मलबा, आग और इंसानी चीखें। रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ट्रेन की प्रेशर प्रूफ खिड़कियां इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से लोगों तक पहुंचने में कई कीमती घंटे जाया हो गए। जब तफ्तीशकारों ने इस मलबे की तहें खोलना शुरू की तो एक के बाद एक ऐसी गलतियां सामने आईं कि यकीन करना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ा सबूत तो वही पहिए का टुकड़ा था जो पहले कोच के फर्श में धंसा हुआ था। फिर पता चला कि उसी पहिए में 8 बार फ्लैट स्पॉट्स की शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसे बदला ही नहीं गया। और सुनिए, क्रैक्स का पता लगाने वाली मशीनें मौजूद थीं, लेकिन कंपनी कहती थी कि ये काबिल एतबार नहीं है और बस टॉर्च की रोशनी में सरसरी से मुआयना कर लिया जाता था। और शायद सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि पहिए के अंदर जो रबड़ था उसने बढ़ते हुए क्रैक्स की आवाज और वाइब्रेशन को छुपा लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि पहिए अंदर से टूट रहे हैं। इस छेद के हादसे ने सिर्फ जर्मनी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेलवे सेफ्टी के निजाम को जड़ से हिलाकर रख दिया। जिस ट्रेन को दुनिया की सबसे महफूज ट्रेन समझा जाता था, उसके हादसे ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि आराम और जिद्दत की दौड़ में हिफाजत को कभी भी किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सानहे के बाद क्या हुआ? बहुत बड़ी तब्दीलियां की गईं। सबसे पहले तमाम आईसी ट्रेनों के पहियों को फौरन वापस ठोस मोनोब्लॉक डिजाइन पर ले जाया गया। जंक्शन पॉइंट्स के करीब जितने भी पुल थे उन्हें या तो हटा दिया गया या फिर से रीडिजाइन किया गया ताकि टकराने का कोई खतरा ही न रहे। प्रेशर प्रूफ खिड़कियों की जगह ऐसी खिड़कियां लगाई गईं जिन्हें इमरजेंसी में रेस्क्यू टीमें आसानी से तोड़ सकें। और आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में एशेडे के हादसे को एक लाजमी केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है ताकि तारीख खुद को कभी ना दोहरा सके। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आराम और जिद्दत की ये दौड़ कब लापरवाही बन जाती है। एशेडे की ये दास्तान हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि तरक्की की कीमत कभी भी इंसानी जानों से अदा नहीं की जानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें जो दुनिया की तारीख जानकर अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। और हाँ, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मनी लिखें। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त कहानी के साथ।